वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। आज हम बात करने वाले हैं आईआईटी खड़गपुर के द्वारा रिलीज किए गए पीएचडी नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि ऑटम सेमेस्टर के लिए रिलीज किया गया है। 2025 से 2026 का सेशन के लिए रिलीज किया गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे डिटेल को समझ लेते हैं। जितनी भी की डिटेल्स है उनको जो है एक तरीके से यहाँ पर मेंशन मतलब कि इस ब्रोशर में मेंशन कर दिया है। तो मेक श्योर आप इस ब्रोशर को डाउनलोड करके एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में जो है सिर्फ इंपॉर्टेंट एंड की पॉइंट्स को बताने वाली हूँ, जो कि जनरलाइज बेसिस पे बताया गया है। लेकिन अगर आप यहाँ पे पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना, तो आपको एक बार ये ब्रोशर जरूर रीड आउट करना चाहिए। और इससे जुड़े सारे इंपॉर्टेंट लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इसके बाद जितने भी पीएचडी नोटिफिकेशन आएंगे, चाहे मैं वीडियो में मेंशन करूं या मेंशन करना भूल भी जाऊं, लेकिन आपको हमेशा ही सभी पोस्ट से रिलेटेड जितने भी लिंक होते हैं ना, आपको वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लिया कीजिए। जनरल इंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप जीआरएफ क्वालिफाइड है, कोई भी जीआरएफ लाइक सीएसआईआर, यूजीसी, डीबीटी, आईसीएमआर, जीआरएफ, अगर ये क्वालिफाइड है तब तो आप अप्लाई कर ही सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास कोई जीआरएफ का स्कोर कार्ड नहीं है, यानी कि अगर आप गेट क्वालिफाइड है या फिर आपका नेट एलएस क्वालिफाई होकर रखा है, तो ऐसे केस में भी जो है आप एलिजिबल हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपकी एलिजिबिलिटी यहाँ पर दी गई है। और इतना ही नहीं, आईआईटी खड़गपुर खुद जो है आपको यहाँ पे पीएचडी करने के लिए जो है फेलोशिप प्रोवाइड करेगा, जो कि इक्विवेलेंट है उतने फेलोशिप की जो कि जीआरएफ को दिया जाता है। तो ये गुड न्यूज है कि एक तरीके से जिनके पास जीआरएफ है और जिनके पास जीआरएफ नहीं है, दोनों ही स्टूडेंट यहाँ पर एलिजिबल हैं। ठीक है, तो ये यही चीज यहाँ पर बोली गई है कि मेनली जो यहाँ पे मतलब गेट वाले तो एलिजिबल है ही, नेट एलएस वाले को असिस्टेंट शिप के नाम से जो है बोला जा रहा है, दैट इज इंस्टीट्यूट असिस्टेंट शिप उनको मिलेगा। और अगर जिन बच्चों के पास इंडिविजुअल फेलोशिप है, जैसे कि सीएसआईआर जेआरएफ, यूजीसी जेआरएफ, डीबीटी जेआरएफ, आईसीएमआर जेआरएफ, या फिर अगर आप इंस्पायर फेलो हैं, तो आपका जो है इंडिविजुअल फेलोशिप है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, मैक्सिमम जगह पे तो जो स्टूडेंट के पास जेआरएफ है उनकी तो एंट्री रहती ही है पीएचडी के लिए। लेकिन गेट और नेट एलएस हर जगह नहीं लेते हैं, लेकिन ज्यादातर केसेस में आप देखोगे आईआईटीज, ठीक है, एनआईटीज जो हैं, ये इजीली आपके गेट के स्कोर के बेसिस पे या नेट एलएस के स्कोर के बेसिस पे आपको पीएचडी में एक तरीके से एलिजिबल मान लेते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आगे जो है जो भी उनका क्राइटेरिया है उसको आप क्वालिफाई करते हो या नहीं करते हो, उसके बेसिस पे आपका एडमिशन डिपेंड करता है। अब डिसिप्लिन की बात करें तो इनके पास इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, साइंस, आर्किटेक्चर, रीजनल प्लानिंग, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, रूरल डेवलपमेंट, लॉ, इसके अलावा मैनेजमेंट एंड मेडिसिन, ये सारे डिपार्टमेंट जो है इनके पास हैं। तो इन डिपार्टमेंट में जो है आप एक तरीके से गो थ्रू कर सकते हैं कि किस में जो है आपके लिए पोस्ट रहने वाली है। जो भी एप्लीकेशन फॉर्म होगा, मेक श्योर उसको करेक्ट करने की ये लोग डेट नहीं देंगे, तो एक बार में ही आपको सही तरीके से जो है एप्लीकेशन फॉर्म को भर लेना है। सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको इनकी इस वेबसाइट पे, दैट इज iitkgp.ac.in, इस पे मिल जाएगी। और अगर हम फी की बात करते हैं तो ये एप्लीकेशन फी नॉन रिफंडेबल होगी। 1000 रुपए रखा गया है फॉर अनरिजर्व ओबीसी, ईडब्ल्यूएस एंड ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स के लिए, और 500 रुपीज रखा गया है फॉर एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी एंड वुमेन कैंडिडेट्स के लिए। एप्लीकेशन फॉर्म जो है 5 फरवरी 2025 से शुरू हो चुके हैं। आखिरी डेट जो है इसकी रहने वाली है 31 मार्च 2025। ठीक है, last date to receive the hard copy of completed application for the PhD through the project category only। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको सारे ही कैटेगरी में फॉर्म जो है ऑनलाइन ही फिलअप करना है, लेकिन ये जो कैटेगरी है ना, दैट इज फॉर द पीएचडी थ्रू प्रोजेक्ट कैटेगरी, यानी कि वो बच्चे जो प्रोजेक्ट कैटेगरी के द्वारा पीएचडी करेंगे उनको जो है फॉर्म को ऑफलाइन भेजना होगा, जो कि पहुंच जाना चाहिए 2 अप्रैल 2025 तक उनके पास पहुंच जाना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ इसी इसी डिपार्टमेंट वालों को भेजना है। बाकी जो पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं अदर मोड से, उनको ये ऑफलाइन फॉर्म नहीं भेजना है, आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, या रादर टू से सबको ऑनलाइन अप्लाई करना है एक्सेप्ट दिस पर्टिकुलर डिसिप्लिन, जहां पर पीएचडी जो है प्रोजेक्ट कैटेगरी के द्वारा की जा रही है। ठीक है, अच्छा, यहाँ सिलेक्शन के लिए जो है रिटन टेस्ट आपका लिया जा सकता है, इंटरव्यू लिया जा सकता है। तो उसकी डेट जो है यहाँ पर दे दी गई है, दैट इज रिटन टेस्ट मोस्ट प्रोबेबली 12 मई 2025 को हो जाएगा, और इंटरव्यू की डेट जो है 20 मई 2025 तक आपको देखने को मिल जाएगी। डेट ऑफ एडमिशन जो है 27 जून 2025 से शुरू हो जाएगा, जिनको कि इन्होंने टेंटेटिव मेंशन किया है। ओके, अब यहाँ पे
देखा जाए तो इन्होंने इंस्ट्रक्शन देके रखा है कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। जैसे कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, पेमेंट करना है एंड एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर देना है। और मतलब कि आपको तो वैसे यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया है नीड नॉट सेंड, यानी कि आपको कहीं पे इसको भेजना नहीं है, ऑनलाइन ही सबमिट कर देना है। लेकिन उसका प्रिंट आउट निकाल के आपको अपने पास रख लेना है, क्योंकि फ्यूचर में वो एज अ रेफरेंस काम करेगा। अगर जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो फ्यूचर में आपसे वो एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट मांगा जाएगा, तो उस टाइम पे ये काम में आएगा। ठीक है। Make sure the candidate shortlisted for the final interview will be informed through the system generated email only. Their names may be notified on the web page. However, the candidate can see their status on the web portal by login and can download the test, written test or interview later if shortlisted. ठीक है। तो सारी डिटेल जो है आपको इनकी वेबसाइट पे मिलेगी, और जो आप क्रीडेंशियल अभी जनरेट करेंगे ना, यानी लॉग इन करना है बाकी सब चीजें, उसको भी आपको संभाल के रखना है, क्योंकि आपको आपके रिजल्ट के बारे में, चाहे वो रिटन टेस्ट का रिजल्ट हो या इंटरव्यू का रिजल्ट हो, वहीं से पता चलेगा। और ये रहने वाली है दैट इज, अगर मान लेते हैं कि फिर भी मतलब जितना कुछ मैं बता रही हूँ, हो ही सकता है कि आपके पास कोई ऐसी क्वेरी चली आए जो जिसका आंसर मे बी मेरे पास भी ना हो, तो इन दैट केस बेटर होगा आपकी किसी भी क्वेरी के लिए जो पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड है, इन्होंने यहाँ पे मेल आईडी दी है। ठीक है। तो इस मेल आईडी पे जो है आप अपनी क्वेरी को सेंड कर सकते हैं और उसको रिजॉल्व करवा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सारी बातें इंस्टीट्यूट के बारे में दी गई हैं, तो आप इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। इंस्टीट्यूट के बारे में क्या क्या मेंशन है, सारी चीजें जो है यहाँ पे, चाहे हेल्थ केयर हो चाहे काउंसलिंग सेंटर हो, सबके बारे में मेंशन किया है। अच्छा, यहाँ पर पीएचडी प्रोग्राम रिलेटेड रिसर्च एरिया जो है डिपार्टमेंट को मेंशन किया है, कौन कौन से डिपार्टमेंट है उसको आप डायरेक्टली जो है यहाँ पे लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। जैसे कि हमारा चैनल साइंस को डील करता है, तो ये आप देख सकते हैं बायो साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, उसके लिए आप इस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में भी देख लीजिएगा एक बार, अगर लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं तो। बाकी तो मुझे दिख नहीं रहा है। बाकी जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट भी अगर यहाँ पे देख सकते हैं अगर उनकी एलिजिबिलिटी है तो, क्योंकि यहाँ पे सारे ही डिपार्टमेंट से जो है पीएचडी का नोटिफिकेशन निकला है। ओके, तो ये एडिशनल चीजें हैं, इसको आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। चलिए हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनको जो है ये चीजें फॉलो करनी है। जैसे कि अगर हम साइंस की बात करते हैं, तो आपका जो भी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, यानी जो भी क्वालिफाइंग डिग्री है आपका, उसमें आपका 60% मार्क्स होना जरूरी है। और अगर पॉइंट स्केल आपके कॉलेज में फॉलो होता था तो 6.5 सीजीपीए आउट ऑफ 10 स्केल होना जरूरी है। ये किसके लिए है? ये इंजीनियरिंग, साइंस, कॉमर्स, मैनेजमेंट, लॉ या इक्विवेलेंट डिग्री होल्डर के लिए। या फिर अगर आप मान लीजिए ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, एमबीबीएस डिग्री वाले हैं या इक्विवेलेंट डिग्री वाले हैं, तो इन दैट केस आपको 55% मार्क्स चाहिए और सीजीपीए के मामले में 6 पॉइंट स्केल चाहिए आउट ऑफ 10 पॉइंट स्केल। ठीक है, तो ये बातें यहाँ पे मेंशन कर दी हैं। नोट दैट अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं ना, तो भी आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। अगर आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट अवेटेड है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। बाकी यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन बता के रखा है कि आपको क्या क्या करना होगा। मेक श्योर अगर आप किसी भी स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास जो है, इन्होंने यहाँ पे मेंशन करके रखा है उसके लिए कि आपके पास सर्टिफिकेट उसका होना जरूरी है, जिस फॉर्मेट में इन्होंने मांगा है। इसके बाद बोला है मिनिमम एलिजिबिलिटी डिग्री रिक्वायर्ड फॉर सीकिंग द एडमिशन टू द पीएचडी। अब चलिए एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं पीएचडी में एडमिशन के लिए। तो यहाँ पे इन्होंने जो है 2 सेक्शन बताया है, ये भी फुलफिल हो सकता है या फिर ये भी फुलफिल हो सकता है। तो क्या बोला है यहाँ पे, अगर जैसे कि हम साइंस के बारे में देखें तो यहाँ पे तो आई थिंक साइंस का कुछ मेंशन नहीं है। नो, एमएससी इंजीनियरिंग है ये। तो यहाँ पे देखिए एम टेक, एम दैट इज एम टेक हो गया, एम आर्किटेक्चर हो गया, एम फिल हो गया, एम बी ए, बी टेक, एल। ठीक है, ये सारी डिग्रीज मेंशन की है, तो ये वाले बच्चे भी एलिजिबल हैं। इसके अलावा इस सेक्शन में अगर हम देखते हैं तो देखिए यहाँ पर है दैट इज बी टेक, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी बी टेक, या फिर बीई दैट इज बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, या बीएससी इंजीनियरिंग, या बीएस 4 ईयर का, या फिर ये वाली कैटेगरी देखिए। ठीक है, ये पॉइंट सी वाला है, इसमें आप लोग की एलिजिबिलिटी आती है दैट इज एमएससी दैट इज मास्टर ऑफ साइंस। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने और भी यहाँ पे डिग्री मेंशन की है, तो आप या तो ए वाली डिग्री होल्ड कर सकते हैं या बी वाली डिग्री होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बेसिस पे इन्होंने बता के रखा है यहाँ पर। अब यहाँ पे जो जैसे कि इन्होंने 3.2 बी, यानी जो हमने सेकंड पॉइंट बी देखा उसमें, जिसमें कि एमएससी वाले स्टूडेंट एलिजिबल हैं, तो उसके लिए क्या बोला है कि दे मस्ट हैव अ वैलिड गेट स्कोर। तो एमएससी के साथ आपके पास वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए। ये किसके लिए हम बात कर रहे हैं? उन स्टूडेंट के लिए जिनका पीएचडी जो है वो रेगुलर होगा विथ असिस्टेंट इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप के साथ, यानी कि इस मामले में जो है इंस्टीट्यूट आपको फेलोशिप देगा।
तो बोला है आपका मास्टर डिग्री, क्योंकि हम एमएस मतलब कि हमारा चैनल साइंस के लिए डील करता है, तो मैं खाली एमएससी को लेके बोल रही हूँ। बाकी जो भी स्टूडेंट्स का एलिजिबिलिटी दैट इज बी सेक्शन में आता है, जो अभी जस्ट हमने डिस्कस किया, तो उनके ऊपर भी सेम ये चीज अप्लाई होती है। तो अगर आपकी एमएससी है विथ गेट स्कोर, ठीक है, या फिर नेट क्वालिफिकेशन है विथ असिस्टेंट प्रोफेसरशिप, तो इन दैट केस ऑल्सो जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी या तो आपके पास एमएससी के साथ गेट स्कोर हो, या फिर आपके पास नेट लेक्चररशिप हो, ठीक है। तो इन दैट केस आप जो है इस ए कैटेगरी में चले आते हैं, जिसके लिए इंस्टीट्यूट फेलोशिप देगा। दे हैव दैट इज फॉर द अवार्ड ऑफ इंस्टीट्यूट रिसर्च असिस्टेंटशिप। For the admission to the PhD program, the validity of net qualification with assistant professorship is for 3 years from the date of declaration of net result. अब यहाँ पे इन्होंने क्या क्राइटेरिया मेंशन कर दिया है कि ये जो नेट एलएस आपके पास होगा ना, उसका जो मतलब कि वैलिडिटी है वो 3 साल से ज्यादा का मतलब ज्यादा पुराना नहीं रहना चाहिए। मतलब कि ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे जैसे कि मेंशन किया है कि 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन, यानी कि जो जिस डेट को आपका एलएस का एक तरीके से सर्टिफिकेट दिया गया है, उसके 3 साल तक ही आप उसको एक तरीके से एलिजिबल कंसिडर किया जाएगा। अगर 3 साल से ज्यादा पुराना है तो इन दैट केस उसको एलिजिबिलिटी में नहीं लिया जाएगा, ठीक है। इस तरीके से बोला गया है। अब इसके अलावा जो है मान लीजिए अगर आप कहीं और पे एम्प्लॉयड हैं, तो आपको सिलेक्शन के बाद जो है एक तरीके से रेजिग्नेशन देना होगा। और दूसरा यहाँ पे बोला गया है दैट इज द इंस्टीट्यूट रिसर्च असिस्टेंटशिप शेल बी अवॉर्डेड फॉर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 years। और आपको ये जो इंस्टीट्यूट की तरफ से फेलोशिप मिलेगा ये 5 साल के लिए मिलेगा, जिसमें कि प्रेजेंटली जो अमाउंट है वो है स्टार्टिंग के 2 साल जो कि आपका एज अ जेआरएफ रहेंगे, उस केस में आपको 37,000 पर मंथ मिलेगा। और उसके बाद के 3 साल में जो कि एसआरएफ के लिए रहेगा, इसमें आपको 42,000 मिलेगा, ठीक है, पर मंथ। तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे जेआरएफ के केस में मिलता है। बाकी इंडिविजुअल फेलोशिप के बारे में तो बोलने का जरूरत नहीं है, यानी कि ऐसे स्टूडेंट जिनके पास अपना खुद का फेलोशिप है यानी जेआरएफ है, या तो आप इंस्पायर हैं, ठीक है। तो आपके पास वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए, अवार्ड लेटर होना चाहिए रादर टू से, जैसे कि सीएसआईआर जेआरएफ, यूजीसी जेआरएफ, डीएसटी, डीबीटी जेआरएफ, आईसीएमआर जेआरएफ, या फिर और भी इक्विवेलेंट डिग्री जो होंगे वो इसमें कंसिडर कर लिए जाएंगे। जो स्टूडेंट इसमें दैट इज इंडिविजुअल फेलोशिप के बेसिस पे सेलेक्ट होंगे, मतलब कि इस कैटेगरी में जो स्टूडेंट आते हैं उनको इंस्टीट्यूट की तरफ से कोई भी असिस्टेंटशिप नहीं दी जाएगी, यानी कोई भी फेलोशिप नहीं दी जाएगी। आपको अपना ही ये जो फेलोशिप है उससे एक्टिवेट करना होगा, ओके। इसके बाद यहाँ पे स्पॉन्सर्ड वालों के लिए भी बोला गया है, तो ये भी आप गो थ्रू कर लीजिएगा एक बार। पीएचडी थ्रू प्रोजेक्ट वालों के लिए भी यहाँ पे बातें बताई गई हैं। कैंडिडेट्स विद अंडर ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम आईआईटीज, उनके लिए भी यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन बताए गए हैं, तो इसको भी आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। और अगर आप कहीं और पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो आपको एनओसी प्रेजेंट करना होगा। सिलेक्शन की बात कर लेते हैं, तो जो सिलेक्शन होगा वो आपके ओवरऑल, पहले तो आपका ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस के बेसिस पे होगा, देन आपको रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा जो कि ऑफलाइन मोड में होने वाला है, ओके। पर्सनल और जो इसमें सेलेक्ट हो जाएगा उसको पर्सनल इंटरव्यू दैट इज थ्रू ऑफलाइन मोड में बुलाया जाएगा, यानी कि और ये जो एग्जाम होगा और इंटरव्यू होगा दोनों ही ऑफलाइन बेसिस पे होगा। सो द फाइनल शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया फॉर द रिटन टेस्ट में वैरी फ्रॉम एकेडमिक यूनिट टू एकेडमिक यूनिट। द एकेडमिक यूनिट शॉर्टलिस्ट द कैंडिडेट फॉर द रिटन टेस्ट बेस्ड ऑन द ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस, यानी कि एकेडमिक परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा रिटन टेस्ट के लिए। फिर रिटन टेस्ट में जो बच्चे सेलेक्ट होंगे उनको जो है इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। और जो फाइनल सिलेक्शन होगा एंड द ऑफर विल बी बेस्ड ऑन द ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस इन द रिटन टेस्ट एंड फाइनल इंटरव्यू। और जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो तीनों ही पॉइंट के बेसिस पे होगा कि आपका एकेडमिक रिकॉर्ड कैसा था, रिटन टेस्ट कैसा था और पर्सनल इंटरव्यू कैसा दिया आपने, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने दैट इज पेमेंट एंड फी स्ट्रक्चर के बारे में बातें बताई हैं कि आप अगर एडमिशन ले लेते हैं तो किस टाइम पे आपको फी एंड बाकी सब चीजें पे करना होगा। ये सारी बातें यहाँ पे बोल दी गई हैं, ठीक है, ओके। तो आई थिंक हमने मैक्सिमम चीजों को यहाँ पे कवर कर लिया, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी आप एक बार जो है अगर आप अप्लाई करने वाले हैं तो एक बार प्लीज इसको डिटेल में गो थ्रू कीजिएगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो में सिर्फ मेन पॉइंट्स को ही कवर किया है जो कि इन जनरल बताए गए हैं, ठीक है। इससे जुड़े सारे इंपॉर्टेंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। कोशिश पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इससे आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।